27 विंड स्पीड सबसे मिनिमम, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया 1 डिग्री। अब उसके बाद क्या करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 60 मिनट्स है, तो तुम्हें क्या चाहिए, 1 मिनट इज इक्वल टू पाई बाई 60 इंटू 180 रेडियन। स्पीडोमीटर का क्वेश्चन, स्पिरोमीटर का क्वेश्चन नहीं बना। स्पिरोमीटर क्या है, स्पिरोमीटर स्क्रू गेज टाइप का ही चीज है, लेकिन क्या है वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। यू कैन मेक अ स्पिरोमीटर वेरी इजीली, टेल मी हाउ यू कैन डू इट। ओके, यू कैन मेक इट वेरी इजीली। तुम्हें मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहिए, ठीक है, उसका तीनों एंड में एक एक स्क्रू ये कीजिएगा, या नट बोल्ट होता है ना, नट बोल्ट, उसका एज शार्प मत रखिए, ऐसा इस तरह का फ्लैट एंड का, मतलब तीन, मतलब ये चाहिए, लेग्स चाहिए इसके लिए, और उसका सेंटर में ड्रिल करके एक होल कीजिएगा, और उसके अंदर थोड़ा सा एक स्क्रू जाने का ग्रूव भी बनाइए, ऐसा चीज है। अब उसके अंदर से एक स्क्रू डालेंगे, दैट स्क्रू विल गो, एकदम टाइट स्क्रू है, उसके अंदर से जाएगा। अब तुम पूछे कि इधर एक प्रोजेक्शन, दीवार में एक प्रोजेक्शन ऐसा दिख रहा है, ओके, वो कितना उठा हुआ है ये मेजर करना था, तो तुम क्या है, उसका तीनों लेग ऐसा रखा, वो बाहर है, और जो उठा हुआ साइड है ना, उधर से स्क्रू ऐसा मूव करके जस्ट स्क्रू को उसके ऊपर टच करवाए। अब तुम उसको उठा के एक लेवल सरफेस में रखें, ओके, फिर उसका वो मान लीजिए उसमें स्क्रू गेज जैसा रीडिंग है, तो वो रीडिंग तुम नोट किए, और उसके बाद स्क्रू को रोटेट करके जब जाके ग्राउंड में टच किए, तब भी जाके स्क्रू गेज जैसे रीडिंग ले लिए, 2 रीडिंग तुम्हें मिला, तुम जस्ट उसको सब्ट्रैक्ट किए, तो तुम्हें क्या मिला, व्हाट इज द थिकनेस मिला ना। तो उस तरह का एक तेरे पास अगर एक क्या होता, एक कॉन्वेक्स मिरर लेंस होता, तो कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर पार्ट भी ऐसा बल्ज्ड है, तुम क्या किए, तीनों लेग्स को उसका पेरिफेरल पॉइंट में टच करके रखे। मान लीजिए कोई सेटअप है, वो खींच के तुम क्या है उसको एकदम पेरिफेरल पॉइंट में रख सकते हैं, डिजाइनिंग, ओके, यू कैन पुल द लेग एंड यू कैन कीप इट एट एनी डायमीटर्स, तुम करेक्ट उसको उसी पॉइंट में ऐसा रखें, फिर उसको घुमा के करेक्ट लेंस के ऊपर टच करवाए, और फिर वापस ग्राउंड में रखे, उसको टच करवाए, तो वो रीडिंग ग्राउंड में रखे, तुम पहले 0 एरर करके रखिए, उसमें उसको 0 करके रखिए, तो सीधा जो भी रीडिंग मिलेगा वो उसका रीडिंग होगा, उसका कितना उठा हुआ है वो पता चलेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर करेंगे कैसे, इसमें से रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे मेजर करें, ठीक है। अगर मान लीजिए तुम्हें एक लेंस का थिकनेस पता चला, एक लेंस का थिकनेस टी पता चला, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे पता करें, उसका रेडियस है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल आर। तुम्हें क्या पता चला, ये लेंस रखे एक सर्कल ड्रॉ किया और उसका रेडियस निकाल दिए, हो जाएगा ना, एक लेंस रखे एक सर्कल ड्रॉ करना पॉसिबल है, और उसका रेडियस निकाल दिए, और उसके बाद ये थिकनेस निकाल दिए स्फेरोमीटर यूज करके, फिर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से टी सब्ट्रैक्ट करके इधर आ गया, ये क्या है, आर माइनस टी है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस टी द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तुम्हें क्या क्या पता है इसमें, टी पता है, स्मॉल आर पता है, क्या तुम कैपिटल आर निकाल दोगे, हाँ, so you can find capital R, radius of curvature can be obtained like this. Okay, so speedometer का काम ये है, क्लियर है ना। तो this kind of a device is called a speedometer, वो भी स्क्रू गेज जैसा ही है, लेकिन स्क्रू गेज एंड वॉर्निंग कैलिपर हम लोग लास्ट इसमें डिस्कस करेंगे, तब हो जाएगा। एक और क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िए ना, तुम पढ़ लीजिए, इसका ऑप्शन में प्रॉब्लम ये तुम पढ़िए ना, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन में भी प्रॉब्लम हो, मुझे क्वेश्चन तो सुनना पड़ेगा। which of the following is a unit that of force, यूनिट ऑफ फोर्स चाहिए, हाँ, तुम मिली न्यूटन देके तुम समझे कि वो मीटर न्यूटन है, नहीं, स्मॉल एम अगर पहले लिखा है तो वो मिली न्यूटन होता है, ठीक है, इसलिए मेरा क्वेश्चन सुन के ही समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम, ओके, वो मिली न्यूटन है। अगर ऐसा लिखा है तो न्यूटन मीटर होता है, ओके, अगर स्मॉल लेटर्स पहले लिखे तो वो क्या होगा, वो अब्रीविएशंस होता है, जैसे क्या होता है कि मिली एम, सेंटी मिली एटसेट्रा, ओके, तो ये मिली न्यूटन है, दिस इज नथिंग बट मिली न्यूटन, मिली न्यूटन, ओके, कि मिली न्यूटन, क्लियर है ना। और ये क्या चीज है,
न्यूटन मीटर ये न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है ना? क्लियर? और कुछ पूछना है? बस डन. Let's move on to error analysis. So while we analyze error, each and every measured quantities में है error. You cannot eliminate error from a measured quantity. Error is associated with each and every measured quantity. और उसमें systematic errors है और random errors है. What are systematic errors? बताओ एक बार जल्दी बताओ. Systematic error क्या है? which is occurring in a particular direction Which occurs in a particular direction and measurable. eliminate कर सकते हैं. It can be eliminated. It can be eliminated. वो बात. by several number Okay. No, several number of observations करके mean value निकालने से वो कम हो जाएगा. वो ये नहीं. Random. Systematic error is associated with the system. तो वो Okay. several observation लेने से random error कम होता है ना? Random error कम होता है. Systematic error का हो गया. It is associated with the system. Associated with the system. With the system of measure. System of measurement. It occurs in a specific direction. It occurs in a specific direction. The reason behind the error is predictable. Reason behind the error is predictable. It can be eliminated. It can be eliminated. ये है systematic error. Example हो गया. Zero error, Zero. parallax error. Zero error, instrumental error. Instrumental error ही हो गया. Instrumental error, जो भी instrumental error है. Personal biasing. Obviously, personal biasing हो गया. Personal biasing का क्या मतलब है? खुद से जो गलती होता है वो ठीक है, तो वो आदत की वजह से होता है. खुद से जो गलती होता है वो कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता, तब तो वो रैंडम हो जाएगा ना. तेरा आदत अगर है गलती करने का तो तुम वो सही कर सकते. सही है ना? यही तो प्रॉब्लम है. लेकिन ये तो बोलते हैं थियरी सही कर सकते हैं, हम लोग सही कर नहीं पा रहा. एरर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम कीजिए एक डायरी. ओके, व्हाट सॉर्ट ऑफ सिली मिस्टेक्स यू पीपल आर डूइंग, यू राइट इट डाउन. ओके, एंड उसकी बारे में स्टडी करिए, तब वो एलिमिनेट होगा. ओके, तुम लोग जो करते हैं सारा एरर सिस्टमैटिक एरर है, डोंट वरी, सब एलिमिनेट हो जाते हैं. ओके, तो ये पर्सनल बायसिंग का मतलब हो गया कि अपना आदत है. पैरालैक्स एरर हो गया वो. ओके, एग्जांपल हो गया वो पैरालैक्स एरर. ओके, पैरालैक्स एरर सुने कि पैरालैक्स एरर के बारे में. पैरालैक्स एरर का क्या मतलब है? राइट साइड से इक्वेशन, लेफ्ट साइड से देखने से observation taken neither than any right angle. मतलब वो ये कि आप एक स्केल, एक करस्पॉन्डिंग रीडिंग मेजर करना था. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन और पेन स्केल इसके पास रखे, स्केल और ये टिप के बीच में कुछ गैप रहता है. तो तुम अगर इसको एकदम कोइंसाइड करवाना चाहते हैं तो तुम ऐसा भी जाके कोइंसाइड करवा सकते हैं, ऐसा भी जाके कोइंसाइड करवा सकते हैं. तो पेन को थोड़ा सा ऐसा रखेंगे तो ये पर्टिकुलर रीडिंग में वो कोइंसाइड करेगा. तुम्हें अगर पेंसिल अगर ऐसा रखे, दूसरा कोई रीडिंग में जाके देखे, तभी मुझे सेम रीडिंग फील होगा, बिकॉज इट इज मैचिंग विद दैट लाइन. इधर आके देखेंगे तो कोई पीछे वाला लाइन के साथ ये मैच करेगा.
इसलिए हम लोग को ये ऑब्जेक्ट और स्केल का रीडिंग नहीं, और एक चीज चाहिए, तभी आप जाके रीडिंग प्रॉपरली ले सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, व्हेन यू आर प्रॉपरली मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ पेन, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन दिस सरफेस लाइक दैट, यू प्लेस इट ऑन अ मिरर। क्या करना है, ये पेन को एक मिरर के ऊपर ऐसा रखिएगा और उसके बाद स्केल उसके पास लेके आइए, एंड देन स्केल का पॉइंट, ये टिप और इसका इमेज का टिप, तीन चीज को एकदम एक लाइन में लेके आइए एंड सी व्हाट इज द रीडिंग राइट नाउ। अब तुम्हें क्या मिलेगा, करेक्ट रीडिंग मिलेगा। दिस इज हाउ यू रिसॉल्व पैरेलैक्स एरर। इसलिए तुम कोई भी रीडिंग मेजर करने वाला डिवाइसेस होता तो उसके नीचे एक मिरर देता हुआ मतलब दिखता है। कभी देखे कोई डिवाइसेस, एमीटर्स, उस सब का जो डायल है उसके अंदर से एक छोटा सा मिरर दिया हुआ है, जहां पर रीडिंग है उधर छोटा सा एक मिरर दिया हुआ है, क्योंकि उसका पर्पस ही ये है कि उसका रीडिंग मतलब उसका नीडल है ना, नीडल जाके एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहेगा, तो हमेशा आई ऐसा रखना है कि नीडल एंड उसके अंदर दिखने वाला इमेज एकदम हिडन होना चाहिए। तुम एंगल में देखेंगे तो क्या होता है, नीडल भी दिखाई देगा, इमेज भी दिखाई देगा। तुम एकदम उसका फेस में आ गया पैरेलल लाइन में तो खाली नीडल ही दिखेगा, इमेज नहीं दिखेगा, तब का रीडिंग तुम्हें लेना होगा। दिस इज हाउ वी अवॉइड पैरेलैक्स। ठीक है, तो इस बार प्रैक्टिकल्स का इंपॉर्टेंस रहने के कारण ये पैरेलैक्स एरर वाला पार्ट तुम्हें समझना होगा। ओके, यस बोलिए। तो मतलब parallax error is basically due to incorrect positioning of eye. Yes, obviously. Parallax error is basically due to incorrect positioning of eye. सर और एक होता है ना 10% इंक्रीज करने से कुछ इधर उधर हो जाते हैं, तो वो कौन सा वाला लेंथ इंक्रीज বা डिक्रीज हो जाता है? हाँ, लिंक टेम्परेचर इंक्रीज होने से एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन होने से तुम मतलब 30 डिग्री में या 20 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस में मेजर करने वाला लेंथ था, लेकिन कुछ रीजन में टेम्परेचर का डिफरेंसेस की वजह से लेंथ जो मेजर किया वो डिफरेंट था। कौन सा मीटर स्केल भी, मेटल का स्केल है वो भी इलोंगेट हो गया, मान लीजिए थर्मल एक्सपेंशन हो गया, वो भी गलत हो गया। तो ये चीज कौन सा एरर है, रैंडम एरर है या सिस्टमैटिक एरर है? क्या ये तुम सोल्व कर सकते हैं? कैन यू एलिमिनेट दिस सॉर्ट ऑफ एरर? नहीं कर सकते। उस समय नहीं करते। हाँ, नहीं तो तुम ऐसा एक रूम में जाइए जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है काफी देर से। वुडन स्केल का जो एक्सपेंशन कम सोचते हैं ना, वुडन स्केल यूज करिए जिसका थर्मल एक्सपेंशन कम होता है। मेटल स्केल में ज्यादा है, वुडन स्केल में कम है, लेकिन उसमें भी एक्सपेंशन है। तो तुम्हें टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में वो स्केल कैलिब्रेटेड है उस टेम्परेचर मेंटेन कीजिए ना, देन डू द एक्सपेरिमेंट, यू कैन एलिमिनेट इट। सो इस तरह का एरर से क्या हो गया, सिस्टमैटिक एरर्स हो गया। दे आर नॉट रैंडम, दे आर सिस्टमैटिक एरर्स। सर एनसीईआरटी में लिखा था ना फ्लक्चुएशन टेंपरेचर और मोशन रैंडम। एनसीईआरटी में पता नहीं, फ्लक्चुएशंस मतलब अननोन फ्लक्चुएशंस अगर है जिसका रीजन तुम्हें पता है, तुम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से एरर आया, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ है, तब वो रैंडम एरर है। लेकिन तुम खुद बोल रही है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से एरर आया होगा रीडिंग में, तो फिर अगली बार में क्या करूं? ठीक है, तो टेम्परेचर फिक्स करके एक्सपेरिमेंट करिए, एरर तो निकाल दिए, तो एलिमिनेट कर दिए एरर। तो अगर एरर एलिमिनेट किए तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, सिस्टमैटिक एरर हो गया। रैंडम एरर पता ही नहीं चलता है कि वो कैसे क्यों हुआ, नो आइडिया, यू वोंट बी एबल टू गेट एन आइडिया अबाउट दैट एरर, दैट इज रैंडम। समझ रहे ना? So this is about systematic error. It can be eliminated. अब then we can see parallax error की बारे में अगर चाहिए तो डिटेल्स लिख लीजिएगा। मतलब इस बार का एग्जामिनेशन में एक एक्सपेरिमेंटल स्किल के ऊपर भी क्वेश्चंस आने का पॉसिबिलिटी बोल रहा था एक, इसलिए ना पैरेलैक्स एरर क्या चीज है वो एक बार लिख लीजिएगा। एरर ड्यू टू दी what we say wrong positioning of eye. Okay. Eye.
error due to the wrong positioning of I. Yes. तो इसको eliminate कैसे करेंगे? By placing a mirror below the what needle in what ammeters, voltmeters, etc. It is minimized. It is eliminated. Okay. It is eliminated by placing a mirror. क्या लिखे? Below the needle. Below the needle. एक एग्जांपल है ये. Needle in voltmeters, ammeters, etc. तो वो कोरिलेट हो जाएगा इन वोल्टमीटर्स, अमीटर्स, एक्सेट्रा. अब कैसे देखना है? पैरेलैक्स अवॉइड करने के लिए हम लोग we will coincide the mirror image and the needle and then measures the corresponding reading by coinciding the needle and its mirror image. By coinciding the needle and its mirror image, position of I can be corrected. सही है ना? यही तो प्रॉब्लम था. I का पोजीशन रॉन्ग में था. करेक्ट? Now you can take the reading. तो ये है पैरेलैक्स एरर की बात. Clear? तो next we can see random error. Let's see what is random error. रैंडम एरर क्या है जिसका रीजन आपको नहीं पता है? रीजन इज अनप्रेडिक्टेबल. रीजन इज अनप्रेडिक्टेबल. occurs in both directions. Cannot be eliminated. It cannot be eliminated. It cannot be eliminated. It cannot be eliminated, but can be minimized. Reduced by taking multiple observations. yes, can be minimized. जीरो डॉट तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव. तो क्या है? पॉजिटिव होता है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना. ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही रहना है. पॉजिटिव भी रह सकता, नेगेटिव भी रह सकता. अगर नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव. तेरे पास एक स्केल है सर, जिसका 1 मिनट रुकिए. तेरे पास एक स्केल है, उसका स्टार्टिंग वाले जगह टूटा हुआ है. तुम घर जाके उसको मेजर करने के वक्त देखा कि वो टूटा हुआ जगह टूटा हुआ नहीं है, वो आगे बढ़ के दूसरा कुछ और रीडिंग दे दिया. ऐसा होगा नहीं. जो टूटा हुआ है तो टूटा हुआ ही है. सही है ना? वैसा ही रहता है. इसका मतलब जीरो एरर फिक्स हो गया उसमें. वो हमेशा मतलब पॉइंट मतलब 3 मिलीमीटर से स्टार्ट करना होता है या 5 मिलीमीटर से स्टार्ट करना होता है हमेशा उसमें. इसलिए जीरो एरर क्या हो गया? फिक्स. ओके, कुछ सेटअप आप फिक्स करके रख सकते हैं, इसलिए वो क्या हो गया? वो सिस्टमैटिक एरर है. तो बाय कैन बी मिनिमाइज. हाँ बोलिए, क्या बोलिए? सर यहाँ बोथ डायरेक्शंस का मतलब क्या है? बोथ डायरेक्शंस का मतलब हो गया प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मतलब है. बट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग multiple observations. Multiple observations. Okay, if alpha is the random error, if alpha is random error in one observation, then in the mean value of n observations, in the mean value of n observations, इसका मतलब कोई भी t1 plus t2 etc till tn by n हो गया क्या चीज? t का मीन वैल्यू. समझ रहे ना? In the mean value of n observations, the random error is
alpha by n. Error is alpha by n. ठीक है, रैंडम एरर इज अल्फा बाई n. तो हम लोग को इसी चीज को डील करने का सीखना है, क्योंकि सिस्टमैटिक एरर तो आप करेक्ट कर सकते हैं, बट इसका एक्सपेक्टेशन आपका हर एक रीडिंग में आपको बोलना होगा. When you are measuring a physical quantity and you are expressing your measurement, you need to, ये आपका responsibility है to mention the error possibility also. कि तुम 10 सेंटीमीटर मेजर करके दिए तो ये तुम्हें बोलना होगा कि इसमें इतना गलती हो सकता. ये तो कोई भी डिवाइस खरीदने के वक्त देखिएगा, उसका जो मतलब इंस्ट्रक्शन पेपर जो दिया होगा ना, उसमें देखिएगा, उसमें भी लिखा होगा स्पेसिफिकेशंस, या लास्ट में एक नोट दिया होगा कि ये मेंशन्ड वैल्यू से इतना वेरी कर सकते हैं, क्योंकि तुम अदरवाइज केस लड़ने जाएगा. इसलिए उन्होंने पहले ही बोले कि इतना वेरिएशन इसमें हो सकता, कोई भी चीज. ओके, इसलिए आपको व्हेन यू आर गोइंग इनटू मेजरमेंट ऑफ समथिंग, आप कोई भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कोई भी प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चर करने का वक्त आपको ये मेंशन करना जरूरी होता है. ओके, डॉक्टर्स के लिए कितना ये इंपॉर्टेंट है वो आपको खुद पता है, क्योंकि आप लोग क्या मैन्युफैक्चर आप लोग नहीं करते, केमिकल इंजीनियर्स करते हैं. वो आपको वो पेशेंट्स को देना है, यूज करना है मेडिसिन, और आपको पता करना है कि वो क्या पॉइजन है या नहीं. कितना पॉइजन, तो वो इसलिए ना क्वालिटी कंट्रोल सीखना होगा. कितना कितना परसेंटेज से ज्यादा होने से पॉइजन होगा, वो सब डिटेल्स थोड़ा पता होता तो तुम उसके बारे में सीख सकता. उसका डाटा शीट निकालने के बाद उसमें कैसे मैन्युफैक्चर किए सारा डिटेल्स आ जाएगा, है ना. सो यू आर स्टडीइंग इट, तो तुम क्या है उसको निकाल के वो स्टडी करते वक्त तो तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि इसमें इतना था होना था और इसमें ये पर्टिकुलर चीज थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है. इसलिए ये जो इंजेक्शन लिए हैं उन सबका अगर 3 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, ऐसा बोल देते हैं. पता नहीं अब क्या होने वाला है व्हाटएवर, कि मतलब सिचुएशन ऐसा है कि कुछ रिएक्शन में कोई रॉन्ग बिहेवियर देखा, लेकिन जल्दी में मान लीजिए हम लोग सब लोग वो ले लिए. ओके, लेकिन अब वो बोल रहा है कि ठीक है 3 महीने के अंदर अगर डेथ नहीं हुए तो डोंट वरी, आपका डेथ नहीं होगा. तो ये सब बोलना होगा. इसके अलावा क्या ये सब है कि मेडिसिन में व्हेन वी आर मेकिंग इट वी हैव टू नो व्हाट आर द डेटा शीट निकालने से पता चलेगा कि कोई एक क्वांटिटी का क्या मेजरमेंट है, उसमें प्लस माइनस कितना हो सकता है. विल कम टू दैट. इसलिए ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो दैट इज द मेन पॉइंट फॉर एरर एनालिसिस एंड डील शीट. तो देखिए एब्सोल्यूट एरर इस तरह का मीन वैल्यू को हम लोग कहते हैं द ट्रू वैल्यू. तो एब्सोल्यूट एरर क्या चीज है? तो इसका एग्जांपल्स क्या? एग्जांपल तो बाकी सब उसका एग्जांपल मिला है तो बाकी सब ओके. यू कैन से दैट एग्जांपल्स तुम लिख सकते हैं लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट एरर एग्जांपल है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस दिया हुआ है. लीस्ट काउंट एरर क्या है, तुम कुछ सर्टन लिमिट के बाद ये क्या भी हो जाएगा, सिस्टमैटिक भी होता है. समझ रहे ना कि ये हमेशा रैंडम नहीं रहेगा, ये सिस्टमैटिक भी रह सकता है, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी ऑफ दिस लीस्ट काउंट एरर इज नॉट मैचिंग विद रैंडम एरर. जो भी है कि मान लीजिए तेरा पेन स्केल का मिनिमम डिवीजन 1 मिलीमीटर है, इसलिए तुम इसका लेंथ मेजर करते वक्त तुम कुछ भी करके मेजर करे, तुम बोलेगा 12.3 है, 12.5 है, 12.8 है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकता कि 12.85 है, 12.83 है. ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने पास 12.8 के बाद जितना भी ज्यादा डिस्टेंस है हम लोग मेजर नहीं कर पाए. हम लोग बोलते 12.8 है. थोड़ा ज्यादा था तो हम लोग बोले 12.8 है, थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा था तो हम लोग सोचे 12.9 होगा. इस तरह का कुछ बोलते हैं.
और हम लोग को पता है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ये हम लोग बोल देते हैं। अब दूसरा चीज है कि ये पेन का लेंथ मेजर करते वक्त तुम एक स्केल के ऊपर रखा, इधर तुम मेजर किए, सेम मेजरमेंट यहां पर भी तो करना था। तुम कैसे सोचे ये 0 में करेक्ट एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग है? यहां पर भी एरर आएगा, सही है ना? हाफ मिलीमीटर का एरर, तुम मान लीजिए हाफ मिलीमीटर ज्यादा इधर उधर जा रहा, वो तुम्हें पता चल रहा था। मान लीजिए यू मतलब इजिली फाउंड दैट वेदर इट इज मूविंग मोर देन हाफ मिलीमीटर, तो तुम ऐसा रखे कि हाफ मिलीमीटर से कम जाए, और यहां पर भी हाफ मिलीमीटर से ज्यादा होने से 9 बोल देते, मतलब 0.8 था 0.9 बोल देता। तो इधर भी हाफ मिलीमीटर का पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है, और यहां पर भी हाफ मिलीमीटर का पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है, तो दोनों मिला के कितना एरर हो गया? 1 मिलीमीटर का एरर। इसलिए हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट एरर वो लीस्ट काउंट ही है, समझ रहे ना? अब क्या है कि ऐसा भी स्केल्स होता है जिसका 0 एकदम स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर लॉक में। इसका मतलब है कि इस टेबल के ऊपर एक स्केल है, मैंने क्या किया, स्केल जहां से 0 स्टार्ट होता है वहां पर एक मेटल का एक एक ये लगाया, स्टॉपर लगाया, ठीक है। अब ये स्टॉपर में जाके टच किया होता, एक मतलब प्लेन सरफेस है मेरे पास, उसको मैं स्टॉपर में जाके टच करवाने से मुझे उधर मेजरमेंट करने का जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली 0 पे जाके। अब इसमें खाली एक साइड में एरर है ना? अब ये जो एरर कभी कभी देखने के वक्त तुम्हें पक्का हो जाएगा, थोड़ा लीस्ट काउंट अगर मान लीजिए थोड़ा ज्यादा साइज का होता तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्या है, वो एक सर्टन वैल्यू से ज्यादा ही है, कम नहीं है, ये पता चल जाएगा। तो फिर ये दिस इज ऑलवेज ऑकरिंग इन अ सर्टन डायरेक्शन हो गया ना, दैट इज व्हाई दिस इज कमिंग अंडर सिस्टमैटिक एरर। लेकिन अगर ये चीज तुम्हें पता नहीं चल रहा है, दूसरा साइड में भी मेजर करना होता, तो ये चीज तुम्हें पक्का पता नहीं चलेगा, इसलिए वो रैंडम एरर हो गया। इसलिए टोटल स्पेसिफिक लिमिटेशंस के बाद जाएगा तो वो क्या भी हो सकता, रैंडम सिस्टमैटिक दोनों में रह सकता है। आपके पास मटेरियल है अभी, रैंडम एरर के बारे में क्या लिखा हुआ है वो एक बार रीड, लीस्ट काउंट एरर के बारे में क्या लिखा है वो एक बार रीड करिए। यस, वो एक बार रीड करिए। वो तो लीस्ट काउंट हो गया, लीस्ट काउंट एरर चाहिए मुझे। लीस्ट काउंट एरर के बारे में कहीं लिखा था, है ना है, लीस्ट काउंट एरर के बारे में लिखा है। रैंडम एरर में चेक करिए फिर, रैंडम एरर में लीस्ट काउंट एरर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा फिर, एनसीईआरटी में है। ओके, रैंडम एरर में नहीं लिखा, फिर सिस्टमैटिक एरर में देखिए क्या लिखा है, लीस्ट काउंट एरर। हाँ, उसमें साइड में कुछ तो लिखा होगा, इट इज कैटेगराइज्ड एज रैंडम आल्सो। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा, एनसीईआरटी है तेरे पास अभी? हाँ, तो एक बार पढ़िए ना, एनसीईआरटी पढ़िए, वो पॉइंट पढ़िए। least count error, the smallest value that can be measured by measuring instrument is called least count. फिर error का लिखा है, is the error associated with resolution of the instrument? Example है, it may have graduation fee. हाँ, तो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी पढ़ने से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो लीस्ट काउंट एरर इज जनरली व्हाट ओनली, जनरली रैंडम एरर, ठीक है। सर मिल गया। हाँ, यस, पढ़ो। Least count error belongs to the category of random errors, but with a limited size. It occurs with both systematic and random errors. हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया नहीं, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। ओके, बट इट कैन बी सिस्टमैटिक आल्सो, ओके, बट इट कैन बी mainly random. mainly random, but it can be systematic also. तो ये हो गया। अब ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, लेट अस सी एग्जांपल, ये
इस तरह का बाकी जितना भी जिसके बारे में आपको पता नहीं है वो सब रैंडम एरर हो गया। अब लेट अस सी व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है तुम एक मेजर्ड वैल्यू है और उसके बाद हम लोग मानते हैं कि ये मीन वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो ये एब्सोल्यूट एरर है। हम लोग इसको डेल A1 कह सकते हैं। एंड इस तरह का डेल A2 क्या आएगा, A2 माइनस A मीन एंड उसका मॉड्यूलस वैल्यू A2 आएगा, डेल A2। ठीक है, क्योंकि कभी A मीन A2 से ज्यादा भी हो सकता, कम भी हो सकता, तो इसलिए आपको क्या चाहिए, ओनली मॉड्यूलस वैल्यू चाहिए। एंड इसलिए हम लोग एरर जब लिखते हैं तो प्लस माइनस करके लिखते हैं। ओके, एंड इसी तरह का कोई nth रीडिंग भी तुम लिए तो वो क्या होना चाहिए, an माइनस a मीन का मॉड्यूलस वैल्यू होगा। ठीक है, दैट इज इट। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, डेल a का मीन वैल्यू ये होना चाहिए सारा जो आपने मेजर किए थे, कैलकुलेट किए थे, उसका मीन वैल्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय n, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर को तुम अगर ए मीन से डिवाइड किया होता तो यू विल गेट रिलेटिव एरर। ठीक है ना, रिलेटिव एरर हो गया। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज एरर होगा। परसेंटेज एरर का मतलब हो गया रिलेटिव एरर इनटू 100। ओके, दैट इज परसेंटेज एरर। ठीक है, So can you please scroll down a bit? रिलेटिव एरर बोलिए। A1 A2 ट्रू वैल्यू नहीं है, मेजर्ड वैल्यू से। A मीन ट्रू वैल्यू है। A1 A2 etc are measured values, are measured values. A mean is true value. जब ट्रू वैल्यू दिया नहीं है तो हम लोग A मीन को ट्रू वैल्यू मानते हैं। That's it. हाँ, मुझे ये डाउट होता था, मतलब मेरा क्लास का टाइमिंग, मुझे ये एरर वाला चैप्टर समझ में नहीं आता था सच में। ओके, इसका इंपॉर्टेंस ही समझ में नहीं आता था। काफी कभी कभी फील होता है कि काफी सिंपल है यार, ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है और बोल रहा है कि ये सब करना बहुत इजी है, लेकिन ये क्यों कर रहा है, व्हाट इज दिस, बिल्कुल समझ में नहीं आता। ओके, और मुझे एक डाउट ये होता था कि जब आपके पास ट्रू वैल्यू है तो फिर ट्रू वैल्यू लिखिए। ठीक है, कि आपके पास ट्रू वैल्यू है, सबका मीन वैल्यू लेके ट्रू वैल्यू है, तो फिर क्या टेंशन है, ट्रू वैल्यू यूज कीजिए। दैट्स इट। इतने में नहीं हुआ ना, ट्रू वैल्यू यूज करके आपको पता नहीं है वही ट्रू वैल्यू है ना, ये आपका एक कंसिडरेशन है कि दिस इज ट्रू वैल्यू, इसलिए आपको बोलना होगा इस ट्रू वैल्यू से प्लस माइनस इतना हो भी सकता है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक्चुअली इसका प्रॉब्लम्स फेस करेगा तभी इसका मतलब रिक्वायरमेंट समझ में आता है कि वेन इफ यू आर इनटू मतलब मेडिसिन मेकिंग कंपनी में है तो तुम्हें जरूर समझ में आएगा, ये तो लिखना चाहिए थे। ओके, जब इतने सारे मतलब केस आ गया और तेरा हालत खराब होने का सिचुएशंस में आ गए तो तुम समझ में आ गया, बाप रे बाप, ये तो एटलीस्ट मुझे लिखना था प्लस माइनस इतना होना चाहिए इसमें। तो फिर बनाने वाले मिक्स करके बनाता, थोड़ा सा वो सोचता कि क्या ये इस चीज को मिक्स करें या ना करें, क्योंकि इसमें प्लस माइनस इन्होंने इतना लिखा हुआ है, तो वो पोजीशन बनने का लिमिट के अंदर होता तब ना मिस करता, है ना, इसलिए तुम बच जाता अगर उतना लिखा होता। सही है ना, दैट इज व्हाई तुम्हें समझ में आएगा कि सिचुएशन। ओके, अकॉर्डिंगली सो लेट अस सी देन वी कैन सी हाउ वी कैन कंसिडर दिस एरर इन अ क्वांटिटी। ओके, हाउ टू ऐड दीस एरर्स। जैसे एक क्वांटिटी Q है, वो A प्लस माइनस B होता, तो एरर इन द क्वांटिटी इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कीजिएगा, मतलब वेदर इट इज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, आपको एरर हमेशा क्या करना है, ऐड करना है।
उसका लॉजिक सबको पता है। माइनस किए तब भी एरर क्यों ऐड किए, जब ऐड किए तो ठीक है, एरर ऐड किए वो समझ में आ गया, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट किए तब भी एरर को क्यों ऐड किए? गलतियां ऐड ही होता है हमेशा, है ना। अब दो वैल्यूज गलत हो गया, आप सब्ट्रैक्ट करने के वक्त आप ये नहीं सोचना कि ये गलती कम हो जाएगा, नहीं, गलती तो वापस इंक्रीज ही हो जाते। उसका रीजन आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ हाउ विल यू कन्विंस मी दिस that a minus b में भी error del a plus del b होना चाहिए? How do you convince this? ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম রং যেটা প্লাস করে বেরাবে সেটাই হবে आएगा, फिर माइनस वैल्यू भी एक मिलेगा, लिमिट में पता चल जाएगा, और उसमें से तुम सब्ट्रैक्ट करने के वक्त मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, वो देखने से पता चलेगा। सही है ना। तो मान लीजिए तुम दो लेंथ को मेजर करने वाले हैं, तो लेंथ अगर L प्लस माइनस डेल L अगर लिखा है तो L का मैक्सिमम वैल्यू क्या आना चाहिए? L प्लस डेल L आना चाहिए। L का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? L माइनस डेल L होना चाहिए। इस तरह का B प्लस माइनस डेल B लिखा हुआ था, तो B का मैक्सिमम वैल्यू क्या आना चाहिए थे? B प्लस डेल B आना चाहिए थे, और B का मिनिमम वैल्यू क्या आना चाहिए थे? B माइनस डेल B आना चाहिए। अब क्वांटिटी मान लीजिए Q इज इक्वल टू L माइनस B है, ठीक है, तो Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या आना चाहिए थे? टेल मी। L का मैक्सिमम del L वैल्यू plus L. माइनस B का मिनिमम वैल्यू होगा ना, है ना। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q, सही। तो L का मैक्सिमम वैल्यू माइनस B का मिनिमम वैल्यू, क्लियर। तो L का मैक्सिमम वैल्यू माइनस B का मिनिमम वैल्यू क्या मिला बताइए? L मैक्स माइनस B मिनिमम करना है आपको। L माइनस B इंटू प्लस प्लस क्या मिली? बोलिए बोलिए। L का मैक्सिमम डेल L Del L plus del B. आया ना, L मैक्सिमम में ये आया, L माइनस B प्लस डेल L प्लस डेल B आया, एंड मैं Q का मिनिमम वैल्यू अभी आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ Q? L का मिनिमम वैल्यू माइनस B का मैक्सिमम वैल्यू। कैन यू सब्ट्रैक्ट दिस एंड टेल मी व्हाट इज दिस? L माइनस डेल L माइनस B माइनस डेल B आ जाएगा, है ना। फिर ब्रैकेट बाहर निकाल दें, तो L माइनस B माइनस डेल L प्लस डेल B आ रहा है क्या? तो फिर ये दोनों मिला के Yes, क्या sir. लिखना पड़ेगा हम लोग को? ये दोनों मिला के क्या लिखेंगे हम लोग? ये दोनों रिजल्ट मिला के L माइनस B प्लस माइनस डेल L प्लस डेल B ना लिखता, सही है ना। सो यू विल कम टू नो दैट एरर इज ऑलवेज सही है ना। तो इसलिए आपको वो एरर का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बोलना होता, प्लस हो या माइनस हो, एरर इज ऑलवेज देन A प्लस B। ये क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? कंफ्यूजन है Yes, तुम्हें? sir. और वो सोचते थे Q max में N max minus B minimum तुम सोचिए कि एक चीज सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो फिर सब्ट्रैक्ट उसमें से तुम रिमूव करने वाला वैल्यू छोटा होगा तब ना मैक्सिमम रहेगा। मतलब एक चीज है कि उसमें तुम्हें 100 रुपीज मिलेगा और कमीशन 10 रुपया लेगा, ओके, ठीक है। तो इसमें तुम्हें 100 रुपीज मिला, ओके, 100 रुपीज प्लस माइनस कुछ होता है, तो मान तुम पूछे कि मुझे 105 दीजिए, वो है ना, और जब कमीशन लेगा ना तो 2 रुपए कम लीजिए ये ना करता तुम, सही है। तो तेरे पास 105 आ गया और तुम कमीशन दिए 5। अगर A प्लस माइनस B है तो डेल Q इज गोइंग टू बी डेल A प्लस डेल B।
ठीक है. अब in product and quotients, okay, in multiplications and divisions, multiplication and divisions देखते हैं. In multiplications and divisions, अगर quantity A B अगर होता और quantity अगर A by B होता, तेरे को अगर प्रूफ चाहिए इसका तो डिफरेंशिएशन पे प्रूव करना पड़ेगा. ओके, डू यू रिमेंबर हाउ डू यू डू दिस dq? अच्छा, टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dq by dt क्या होना चाहिए? कैन यू टेल मी? dq by dt is equal to a into dv by dt plus to da by dt, है ना? हम लोग क्या किए, dt को कैंसिल किए, तो फिर पता चल गया कि एरर इज गोइंग टू बी a del b plus b del a. ओके, ऐसा अगर लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू A बाई B के लिए दूसरा कोई इक्वेशन रूप मिलेगा. ओके, दिस इज एक्चुअली क्या है, दिस इज एक्चुअली फॉर Q इज इक्वल टू A B के लिए हम लोग बनाए. Q इज इक्वल टू A बाई B के लिए ये नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा. ठीक है, तो ये Q इज इक्वल टू A B है. अब हम लोग जनरलाइज करना चाहते हैं तो दैट इज वाई हम लोग क्या किया, डेल Q डिवाइडेड बाई Q देखा, Q से डिवाइड किया तो क्या मिलना चाहिए, A del B डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू क्या है, A B है, प्लस B del A डिवाइडेड बाई A B है. तो क्या मिला, इसका मतलब थोड़ा ऑर्डर में लिख लेता है, del A बाई A प्लस del B बाई B मिला. सही है ना? दिस इज गोइंग टू बी फॉर del Q बाई Q. समझ रहे ना? This del Q by Q is true for what also A by B also. क्योंकि उसमें एक माइनस साइन आ जाता पावर की वजह से, लेकिन वो वाला एरर होने के कारण ऐड हो जाते हैं ना, एब्सोल्यूट वैल्यूज चाहिए उसमें. सो del Q by Q is del A by A plus del B by B is valid for both. क्या कह सकते हैं, Q is equal to AB and Q is equal to A by B. ये चीज वैलिड है. ठीक है ना? लेकिन del Q is equal to मतलब A del B plus B del A वैलिड है? नहीं, वो तो सिर्फ A B के लिए वैलिड है. इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा इसका क्या होना चाहिए. समझ रहे ना? इसका डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, dq by dt of A by B अगर करेंगे तो dt plus dt minus by A into B to the power minus 1 है. A into B to the power minus 1 है. अच्छा, डिवाइडेड बाई B स्क्वायर करने वाला था, है ना? हाँ, ठीक है, वो भी चलेगा. D dA dt dA by dt minus by A into dB by dt divided by B स्क्वायर आएगा. ओके, डिवाइड बाय t कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय B स्क्वायर. और उस चीज को तुम, लेकिन एरर है तो माइनस कभी नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा. वो चीज एब्सोल्यूट एरर से हम लोग को पता नहीं, तो वो B स्क्वायर आएगा और उसके बाद डिवाइडेड बाय AB करेंगे तो एक B कैंसिल हो जाएगा. सो यू आर गोइंग टू कैंसिल दैट एंड फाइनली यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू. मतलब रिलेटिव एरर के लिए जब A by B से डिवाइड करेगा ना, then you are going to get the same value. So it is valid for both. What we say, मतलब रिलेटिव एरर अगर होता तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए वैलिड हो गया. ठीक है, टाइम हो गया क्या? yes. तो इसमें मतलब मान लीजिए लेंथ इज गिवन एज यू कैन से 20.0 into, ठीक, 20.0 centimeter, 3 significant plus minus 20.0 plus minus 0.2 centimeter है, और breadth is given as 10.0 plus minus 0.1 centimeter दिया हुआ है, और तेरे से पूछा फाइंड एरिया. तो इस पर्टिकुलर केस में तुम क्या करता है, जल्दी बोलिए.
एरिया है तो हम लोग को पता है एरिया इज गोइंग टू बी 20 into 10. हाउ मच इज दिस? 200 है. ओके 200 है, लेकिन उसमें कितना सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए थे. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2.00 into 10 to the power 3, सॉरी 200 है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया उसका एरिया. 2.00 into 10 to the power 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसलिए ऐसा लिखा. ओके तो एंड इतना एरिया होना चाहिए. पर एरर एनालिसिस del A by A is equal to, so area ना, तो del L by L plus del B by B. तो del L आ गया था 0.2 and 20 plus 0.1 divided by 10. तो 0.2 plus 0.2 0.4 by 20 आया ना, है ना. 0.4 by 20 इसका मतलब कितना आना चाहिए? 0.02. सही है ना. 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. वन सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, 0.02. सो यू आर गेटिंग द एरिया एज 2.00 into 10 to the power 2 plus minus 0.02 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर. यू अंडरस्टूड इट? सही है ना.